थ्रू बैक टू आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने एक सवाल सॉल्व किया मार्शल एंड नॉमी का, जिसके अंदर उसकी हम लोगों ने बनाई इनकम स्टेटमेंट बोलो या नया नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हम लोगों ने प्रिपेयर की थी हमारी लास्ट क्लास में। एक हम लोगों ने बनाई इनकम स्टेटमेंट, दूसरा फिर हम लोगों ने बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते थे कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर था उसके अंदर से हम लोग ड्राइंग को ऐड करके और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स को जो हमने सैलरी पे की उसको माइनस करते थे, जिससे हमारे पास आ जाती थी रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम जब आती थी इसके बाद होता था शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि हर पार्टनर को, जितने भी पार्टनर हैं, ईच पार्टनर क्या लेके जाएगा अपने घर पे, ये हम लोग एंड में करते थे। इसके बाद आज का हमें क्या करना है कि भाई आज का हमारा सवाल बोल रहा है प्रिपेयर द करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019। अब हमें बनाना है करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019। ठीक है, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2019। यानी कि आपको भी अपना अकाउंट बैलेंस करके बैलेंस ब्रॉट डाउन लाना है 1 मई 2019 का। ठीक है, हम जब हमारा करंट अकाउंट बनाते थे तो करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता था कि आप अपना अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखते थे और नेगेटिव है तो डेबिट साइड पे लिखते थे। इसके बाद जो जो चीज़ें पार्टनर के पास से जा रही हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गई जो उसको एट द एनी कॉस्ट रीपे करनी है बिजनेस को, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसने एक ड्राइंग ली है उसका इंटरेस्ट भी तो उसको देना पड़ेगा। उसके बाद इन केस बिजनेस लॉस में चला गया तो अब उस लॉस को भी, बिजनेस को जब रिकवर करना है तो पार्टनर को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब पार्टनर को कुछ मिल रहा हो, जैसे पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, अब उस कैपिटल का उसको मिल रहा है इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर के पास जेब में पैसा आ रहा है। अब पैसा आ रहा है तो वो जाएगा क्रेडिट साइड पे। सेम गोस फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, अब उस लोन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पार्टनर को इंटरेस्ट दे। इसके बाद सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर की जेब में पैसे आ रहे हैं, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड पर। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर की जेब में पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड पे। इसके बाद अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट डाउन की बात की जाए तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आपको अगर नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ पे जब हम ओपनिंग में देखते हैं तो हमारे पास था डेबिट साइड पे नेगेटिव बैलेंस, विच मीन्स जब इससे पिछले साल की या पिछले महीने की बात हुई होगी तो ये बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे, जो कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ डेबिट साइड पे जाके कैरी फॉरवर्ड हुआ और हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया अगले महीने का या अगले साल का। अब हमारे सवाल को हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या किया। पहली बात तो ये कि आप जब ये सवाल करते हो ना तो आप मोस्टली देखते ही हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हो और ये सॉल्व करते हो। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको मिल जाता है, जो कि ये रहा। इसके बाद आपको मिल जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपकी सैलरी टू अ पार्टनर। क्या नहीं मिलता आपको? आपको नहीं मिलता तो आपकी ड्राइंग्स नहीं मिलती कि भाई इंटरेस्ट दे रहा है तो एक्चुअल में इसने ड्राइंग कितनी की है। ठीक है, फिर क्या नहीं मिलता?
आपको ओपनिंग बैलेंसेस नहीं मिलते। अब ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस आपको मिलेगा आपके सवाल में, ये रहा, ये रहे दोनों के ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड पे बैलेंस है यानी कि पॉजिटिव है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे कि आप डालोगे ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 मई 2018 और जो अमाउंट्स हैं वो आप लिख दोगे। फर्स्ट मई 2018 आपका है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। मार्शल का कितना था और नॉमी का कितना था? आपके मार्शल का है 300, नॉमी का है 5100, ठीक है। मार्शल का है आपके पास 300, नॉमी का है आपके पास 5100। इसके बाद आप देखोगे अपना फिर से सवाल में आपको दी हुई होगी पार्टनर ने भाई एक्चुअल ड्राइंग कितनी की है। ये है पार्टनर की एक्चुअल ड्राइंग्स। मार्शल की 10,000, नॉमी की 12,000, ठीक है। तो आप जाओगे डेबिट साइड पे, आप लिखोगे डेट जो कि आपको वहाँ दी हुई है, नहीं दी हुई तो आप डालोगे हमारी जो सवाल के अंदर डेट दी हुई है। सवाल में आपको क्या डेट दी हुई है? सवाल में आपको ये डेट दी हुई है क्योंकि आपको इस डेट पे लेके आना है, एयर एंड आपका ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे 30 अप्रैल 2019 drawings, 10,000 for Marshall and 12,000 for Naomi, ठीक है। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आप जाओगे अपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिजनेस को पैसा मिल रहा था इसलिए हम प्रॉफिट में ऐड करते थे, विच मीन्स ये आपकी दो अमाउंट्स आपके अप्रोप्रिएशन उस करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे जाएंगी क्योंकि पार्टनर से ली जा रही है ये अमाउंट। डेट आपकी यही रहेगी 30 अप्रैल 2019, ठीक है। डेट आपकी यही रहेगी 30 अप्रैल 2019, ठीक है। और आप डालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमारे पास मार्शल का था 500 और नॉमी का था 600, ठीक है। इसके बाद आप जाओगे फिर से अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और आप देखोगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से लेस हो रहा था, विच मीन्स कि पार्टनर को मिल रहा है। पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर के डेबिट साइड पे करंट अकाउंट के ऐड हो जाएगा। मार्शल का है 3,200 और नॉमी का है 2,400। डेट विल बी 30
अप्रैल 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डाल दिया, मार्शल का था 3200, नॉमी का था 2400। इसके बाद आप जाओगे वापस से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और आप देखोगे सैलरी टू पार्टनर्स को, पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं इसलिए प्रॉफिट में से लेस हो रहा है। और कौन से पार्टनर को मिल रहे हैं? सिर्फ मार्शल को सैलरी मिल रही है। सो यहाँ पे आप मार्शल की सैलरी 8000। ओके, डेट वही 30 अप्रैल 2019, सैलरी टू पार्टनर 8000, सॉरी ठीक है। उसके बाद आप फिर से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाओगे और आप देखोगे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लॉस होता तो डेबिट पे जाता, शेयर ऑफ प्रॉफिट है विच मीन्स प्रॉफिट हुआ है तो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट के। 6390 फॉर मार्शल, 4260 फॉर नॉमी। ओके, सेम डेट 30 अप्रैल 2019, share of profit 6390 for Marshall and 4260 I guess, yes, 4260 for Naomi। अब एक और चीज़ थी हमारे सवाल के अंदर जो कि थी ये वाली बात, wages and salaries include the salary paid to Marshall। वेजेस एंड सैलरीज के अंदर इंक्लूड हुई थी वो अमाउंट जो मार्शल को सैलरी पे होने की, जबकि पार्टनर की सैलरी जब भी बात होगी तो वो जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और वेजेस एंड सैलरीज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और किस जगह पे आता है ये आता है एक्सपेंस पे, विच मीन्स कि जब आप अपना करंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें से भी ये अमाउंट माइनस करोगे ताकि आपका प्रॉफिट वगैरह एडजस्ट हो सके, ताकि आप शो कर सको कि पार्टनर ने वापस जो पैसे उसके अंदर शो हो गए थे वो पैसे वापस भी तो किए, उसने अपनी सैलरी तो ली लेकिन अब उसको एडजस्ट भी तो करना है जो गड़बड़ भी थी। सो यहाँ पे आप डालोगे 30 अप्रैल 2019 wages and salaries। कौन से पार्टनर की थी? मार्शल की। तो ये मार्शल के अकाउंट में से, क्योंकि मार्शल पैसे वापस करेगा, आप माइनस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बनाओगे अपना हेवियर साइड देख के, बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। हम लोग जब ये साइड को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास समवेयर अराउंड ये आपके पास कुछ बनता है 17,890 समथिंग, ठीक है। और ये बनता है आपके पास
18,500, विच मीन्स हेवियर साइड ये है, तो बैलेंस कैरिड डाउन इधर आएगा। अब इस केस में जब आप आते हो तो आपके पास ये टोटल बनता है, या आपका समवेयर अराउंड बनता है 11,200 समथिंग, सॉरी 11,600 समथिंग कुछ बनता है, 6 या 700, और ये आपका बनता है 12,600, विच मीन्स कि यहाँ का भी बैलेंस क्रेडिट डाउन इधर ही आएगा। ओके, बैलेंस क्रेडिट डाउन आप डालोगे, डेट यही 30 अप्रैल 2019, बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, अब आप अपने इन टोटल अमाउंट में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंस, और इसको माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस। एक बात तो क्लियर है कि आपका टोटल जो बैलेंस है वो इधर है आपका 18,500 का, और यहाँ है आपका 12,600 का। ठीक है, विच मीन्स कि यहाँ पे भी आपका सेम बैलेंस होना चाहिए। क्या बैलेंस है? 18,500 और 12,600। जब आप 18,500 में से इन सबको माइनस करोगे तो ये मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। क्या है मिसिंग वैल्यू हमारे पास? मिसिंग वैल्यू हमारे पास आई 610 फॉर दिस, और उसकी आई हमारे पास 840। अब सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला कि भाई आप बैलेंस ब्रॉट डाउन भी शो करो फॉर 1 मई 2019। ओके, नो वरीज। जब आपका बैलेंस कैरीड डाउन इधर आ रहा है, विच मीन्स कि ये है नेगेटिव बैलेंस। अब नेगेटिव बैलेंस है तो विच मीन्स हम इसको सबसे पहली बात तो ये क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, सॉरी डेबिट बैलेंस बोलेंगे। अब डेबिट बैलेंस है तो विच मीन्स कि अगले साल की जब अगला साल स्टार्ट होगा तो ये आएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे, विच मीन्स ये पूरा का पूरा बैलेंस आप शिफ्ट कर दोगे इधर विद द डेट ऑफ 1 मई 2019। 1 मई 2019 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 610 and 840, ये हो गया आपका करंट अकाउंट कंप्लीट। यहाँ पे आपका करंट अकाउंट हो गया कंप्लीट। इसके बाद और द क्वेश्चन इज कि भाई आप बनाओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि आपको बनानी है SOFP। अब SOFP बनानी है। SOFP हमेशा स्टार्ट होती है नॉन करंट एसेट से। क्यों बनती है SOFP? टू शो दैट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये शो करने के लिए बनाते हैं कि भाई आप प्रूव कर दो कि एसेट बराबर है कैपिटल और लायबिलिटी के। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी क्वेश्चन की हमेशा होती ही नॉन करंट एसेट से। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की हम लोगों ने हेडिंग डाली। ठीक है, करते क्या थे हम लोग करते थे कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस, ठीक है, और निकालते थे
नेट बुक वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मेट होता था हमारा जो हम लोग करते थे। वही चीज़ हम अभी भी करेंगे। हमारे पास नॉन करंट एसेट्स क्या क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर? हमारे पास दिए हुए हैं 3 नॉन करंट एसेट्स, प्रीमिसेस, मोटर व्हीकल एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ओके, सबसे पहले आप इसकी टोटल निकाल लोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विच मीन्स इस साल की डेप्रिसिएशन प्लस प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन। जब आप ये करोगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन एट कॉस्ट कितनी लग गई इसके ऊपर। सो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। तीन हमारे पास वो हैं टोटल। ठीक है, एक है हमारे पास प्रीमिसेस, ठीक है, एक हमारे पास प्रीमिसेस है, एक हमारे पास है मोटर व्हीकल, दूसरा हमारे पास है फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ठीक है, तीनों की कॉस्ट सबसे पहले प्रीमिसेस की थी 90,000, मोटर व्हीकल की थी 80,000 और फिक्सचर्स एंड फिटिंग की 52,000। ठीक है, $90,000, 80,000 and 52,000। हमारे पास आ गई कॉस्ट 90,000, 80,000 एंड 52,000। अब इसमें से आप क्या करोगे? माइनस करोगे प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन प्लस दिस ईयर डेप्रिसिएशन। पिछले सालों में जो डेप्रिसिएशन लगी, प्रीमिसेस पे 38,000, मोटर व्हीकल पे 8,000 एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग पे 23,000, which means आप इधर करोगे $38,000, $8,000 और 23,000। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड करोगे इस साल की डेप्रिसिएशंस जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाली 1,800, 18,000 एंड 10,400। प्लस 1,800 प्लस 18,000 प्लस 10,400। इनकी जो प्लस अमाउंट आएगी ना, वो आपकी जाएगी SOFP के सेकंड पोर्शन में, यानी कि डेप्रिसिएशन वाली जगह पे। कॉस्ट यहाँ पे, डेप्रिसिएशन यहाँ पे। कॉस्ट आप यहाँ पे एक एक करके एंटर कर देते हैं। सबसे पहले आपकी थी प्रीमिसेस,
मोटर व्हीकल एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ठीक है, प्रीमिसेस की कॉस्ट थी आपके पास 90,000 की, मोटर व्हीकल कॉस्ट थी आपके पास 80,000 की, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की आपके पास थी 52,000 की। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ये टोटल क्या निकला हमारे पास, ये आपके पास टोटल था 90,000, 80,000, 52,000 लेस 38,000 प्लस 18,000 which means 39,800. Second one was 26,000 and third one minus 33,400. यहाँ जाओ, एक एक करके आप अपने डेप्रिसिएशंस को डालते रहोगे। सबसे पहले आपके पास है 39,800, 26,000 and last one was 33,400. ठीक है, ये अमाउंट्स को आप जब इसमें से माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा नेटबुक वैल्यू, यानी कि अब जो इस चीज़ की प्राइस है वो ये है। सबसे पहले प्रीमिसेस की मेरे हिसाब से बनती है समवेयर अराउंड 50,200। मोटर व्हीकल की हमारे पास बनेगी 54,000 and for premises it will be 18,600. $122,800। ये अमाउंट जो आई ये आपके हैं टोटल नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद इसके अंदर आप ऐड करते हो करंट एसेट्स, तो आप यहाँ पे डालोगे हेडिंग अपनी करंट एसेट्स की, करंट एसेट की आपने हेडिंग डाली। एक एक करके आप देखते गए आपके पास करंट एसेट्स क्या हैं, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन के अंदर जब आप एडजस्टमेंट पे आप आते हो ना तो आप देखते हो कि आपकी एक क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट होती है। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 12 मंथ्स सेल होनी है, आपके पास 12 महीने से कम टाइम के लिए है, विच मीन्स लेस देन एन अकाउंटिंग पीरियड। अब लेस देन एन अकाउंटिंग पीरियड है तो यानी करंट एसेट हुआ। करंट एसेट हुआ तो आप सीधा सीधा यहाँ डाल दोगे। क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी थी 36,400 की। इसके बाद आप जाओगे सवाल के अंदर अपने वापस से और थ्रू आउट इसको सर्च करोगे। इसको सर्च करने में हमें एक चीज़ दिखती है कि आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, वो पैसे आपको मिलने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्या चीज़ है कि आपने उस पर प्रोविज़न भी लगाया हुआ है। तो जब आप SOFP के अंदर इसको रिकॉर्ड करोगे तो आप ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविज़न को माइनस करोगे और जो अमाउंट आएगी वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे।
which means 36,000 minus 1800. ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, 36,000 के थे। इसके अंदर से आप माइनस करोगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आप लेस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि था आपके पास 1800 का। अब जो अमाउंट आपके पास आ गई वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, विच विल बी 24,200, ठीक है। इसके बाद आप जाओगे वापस से अपने सवाल की तरफ। तो भाई एक चीज़ यहाँ हमें दिखती है इंश्योरेंस की, और इंश्योरेंस की हमने एडजस्टमेंट क्या देखी थी कि भाई आपने एनुअल इंश्योरेंस पे किया था 4,600 का, एनुअल पे कर दिया, ठीक है, एक्सपेंस आपने कर दिया। अब आपके लिए इसकी फैसिलिटीज़ लेना आपका एसेट हो गया, इसकी सर्विसेज लेना आपके लिए एसेट है, आप पे कर चुके हो। कितना पे किया था? 4,600 का। कब पे किया था? 1 नवंबर 2018 को, विच मीन्स आपका ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल 2019, यानी कि 6 महीने का तो ये आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी, आपने ले ली सर्विसेज। बकिया 6 महीने जो हैं वो आपके पास प्रीपेड है, यानी कि आपने पहले से पे किया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑलवेज योर एसेट, क्योंकि उसके मिलने वाले फवाइद आपको एट एनी कॉस्ट लेने हैं और विद इन 12 मंथ्स लेने हैं। सो ये हो गया आपका करंट एसेट। अब करंट एसेट हुआ, सो इंश्योरेंस प्रीपेड, आपका इंश्योरेंस प्रीपेड था 2300 का, ठीक है, 2300 का ये हुआ। अब आप इस 3 का टोटल करोगे और यहाँ लिखोगे और इसको ऐड कर दोगे इसके साथ, जो आपके पास आएगा ये आपका होगा टोटल एसेट्स। ये आपका बनेगी अमाउंट कुछ 72,900। अब 72,900 के अंदर आप ऐड करोगे इस अमाउंट को, विच विल बिकम 195,700। ये अमाउंट तो आ गई। ये है क्या? ये अमाउंट है आपका टोटल एसेट्स। टोटल एसेट आपके पास आ गया। अब SOFP बनती क्यों है? SOFP बनती है इसलिए कि आप शो कर सको एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। एसेट आपने टोटल निकाल लिए इधर, अब आपको कैपिटल और लायबिलिटीज जितनी भी हैं उनको प्लस करके शो करना है कि भाई मेरे पास यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं। अब आप इसके अंदर एक पार्ट बनाओगे विच विल बी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये आपने सेशन बना लिया इधर, ठीक है।
अब जितने इक्विटी है क्या कि भाई आपके ऑनर ने कितना इन्वेस्ट किया, विच मीन्स इसके अंदर आपका करंट अकाउंट भी आ गया, इसके अंदर आपका कैपिटल भी आ गया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल के उस पर। आपके सवाल के अंदर आप क्या पार्टनर का कैपिटल था 80,000 एंड 60,000, ठीक है। तो आप ये कैपिटल सीधा सीधा उठा के आपसे यहाँ पे लिख दोगे। कैपिटल मार्शल नाओमी, ठीक है। मार्शल का था हमारे पास 80,000 का एंड नाओमी का था हमारे पास 60,000 का। टोटल की एडेड अमाउंट आप सेकंड कॉलम में लिख दोगे 80,000 प्लस 60,000 विच विल बी 140,000। ठीक है। फिर आप देखोगे करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस पॉजिटिव होते तो हम ऐड करते, हमारे पास है अभी नेगेटिव, तो आप यहाँ पे माइनस करोगे। करंट अकाउंट आपने करंट अकाउंट की हेडिंग डाली मार्शल नाओमी, दो थे। मार्शल का हमारे पास था 610 का करंट अकाउंट और नाओमी का था हमारे पास 840 का। इन दो का टोटल जो भी आएगा वो आप अपने 1,40,000 के अंदर से माइनस कर दोगे, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1450 1450। अब आप लेके आओगे अपने क्वेश्चंस में से लाइबिलिटीज करंट और नॉन करंट जो भी। सबसे पहले आप डालोगे अपनी हेडिंग फॉर लाइबिलिटीज, विच लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एक एक करके सवाल आप देखो। सवाल के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है ट्रेड पेएबल्स 27,500। 27,500 का आपके पास ट्रेड पेएबल है, सही, ओके। कोई इसके साथ हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स वगैरह कुछ की थी अगर, सो वो ये रही। अ चेक पेमेंट ऑफ 1,300 made to a credit supplier on 15 April has not been recorded, which means 27,500 में से आप माइनस कर दोगे 1,300 को। ट्रेड पेएबल्स 27,500 less 1,300, the answer will be shift in the last column or you can shift in the second column. So this will be 26,200. इसके बाद
एडजस्टमेंट्स देखो, सवाल देखो। एडजस्टमेंट्स में हमें एक चीज़ दिखी, 1150 का आपके पास जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, यानी कि अक्रूड एक्सपेंस आपने यूटिलाइज कर लिया, पे नहीं किया। अब पे नहीं किया तो आपका ये हो गया करंट लायबिलिटी, क्योंकि विद इन 12 मंथ विद इन अकाउंटिंग पीरियड आपको एडेंटिटी कॉस्ट पे करना है। सो आप जाओगे अपना सीधा SOFP में और करंट लायबिलिटी के सेक्शन में जाके इसको रिकॉर्ड कर लोगे। किस तरह रिकॉर्ड करोगे कि भाई अक्रूड जनरल एक्सपेंस कितना था, 1150 ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आप फिर से सवाल में जाओगे, अपने एडजस्टमेंट्स देखो, सारी चीज़ें देखो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं। सो यस, वी फाउंड समथिंग विच इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेस ने ली है। अब बिजनेस ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, विच मीन्स कि भाई 28,500 रुपये जो करंट लायबिलिटी। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे, एक तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली, उसके साथ चेक पेमेंट डाल दी 1300 की, विच मीन्स कि ओवरड्राफ्ट पे एक और ओवरड्राफ्ट आ गया, विच मीन्स ये अमाउंट आपकी ऐड हो जाएगी 28,500 के अंदर। आप यहाँ गए अपने करंट लायबिलिटी सेक्शन में, आपने डाला बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500 प्लस 1,300, ये अमाउंट आपकी बनी 29,800। ये टोटल अमाउंट आप शिफ्ट कर दोगे अपनी लास्ट कॉलम में। ये आपका बनेगा कुछ 57,150। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही आया नहीं आया। अब हमारा आंसर आना चाहिए यही, विच मीन्स कि जब आप 140,000 में से 1450 को माइनस करके 57,150 को ऐड करोगे तो आपके पास आना चाहिए आंसर 19,700, 195,700। सो लेट मी चेक आउट। सो आपका आंसर आ रहा है 195,700, विच मीन्स ये आपकी क्या थी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहाँ आपका फुल फ्लैश पार्टनरशिप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने बना दिया, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के ईच पार्टनर को क्या मिलेगा वो आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद आपने बनाया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाने के बाद आपने शो कर दिया कि भाई करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस आएगा अगले साल, जो कि होगा मार्शल का 610 और नाओमी का 840। इसके बाद आपने बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आपने बनाया तो उसके अंदर आपने शो कर दिया कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। किस तरह कि भाई आपने टोटल एसेट्स निकाले जो आपके नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस करके आ गए, उसके अंदर से आपने इक्विटी एंड लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, यानी कि आपने टोटल कैपिटल के अंदर से करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस माइनस किया और अपनी लाइबिलिटीज़ को ऐड किया, तो आपके पास आ गया सेम आंसर विच इज़ 195,700।